Hello students, welcome to tuition time. I am Rajesh Verma and we are studying physics of 12th class. आज हम रे ऑप्टिक्स चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन कैसे होता है। उसके बाद हम देखेंगे रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग क्या होता है और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। जब लाइट एक प्रिज्म में से पास होती है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्शन। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है जब लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो उसके बेस की तरफ को मुड़ जाती है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो लाइट के स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के काम में आता है और स्पेक्ट्रोमीटर में हम एक प्रिज्म को यूज करते हैं। अब अगर स्पेक्ट्रोमीटर में हम प्रिज्म को यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट यहां पर होगा सामने, यहां से एक लाइट की रे प्रिज्म पर गिरने के बाद जब बाहर निकलेगी, जब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाहर निकलेंगे तो वो ओरिजिनल पाथ से डिविएट हो चुके होंगे और ये डिविएशन बेस की तरफ होगी। ये मीन लाइट का पाथ है। हमें अपनी आई यहां रखनी पड़ेगी। आई साइड की स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट नहीं है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम ये चाहते हैं कि कुछ इस तरह का सिस्टम बन जाए कि ऑब्जेक्ट से जिस डायरेक्शन में लाइट रे ओरिजिनली जा रही है हमें अपनी आई भी उसी डायरेक्शन में कहीं पर रखनी पड़े। ऐसे स्पेक्ट्रोमीटर को या ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोप को हम कहेंगे डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोमीटर, डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप। तो ऐसा तभी हो सकता है जब प्रिज्म अपना एक काम तो करे। कौन सा काम? डिस्पर्शन वाला, लाइट को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड करने वाला, पर दूसरा काम ना करे, डिविएशन करने वाला। तो इसके लिए हम टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। डिस्पर्शन करने के लिए एक प्रिज्म की जरूरत होती है पर साथ ही साथ डिविएशन भी हो जाती है। इस डिविएशन को दूर करने के लिए हम दो प्रिज्म्स को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। लेट अस कंसीडर टू प्रिज्म्स। These two prisms are made up of different materials. They have different angles. इस प्रिज्म का एंगल है A1 और हम यूं मान लेते हैं इस प्रिज्म का मटेरियल है क्राउन ग्लास और इस प्रिज्म का मटेरियल है फ्लिंट ग्लास। तो हम इसके एंगल को कह देते हैं AC और इस प्रिज्म के एंगल को कह देते हैं AF, A फ्लिंट। एक लाइट की रे यहां से फर्स्ट प्रिज्म पर गिरेगी, उसके बाद ये लाइट रे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये वायलेट रे होगी और ये रेड रे होगी। ये मीन लाइट का पाथ होगा। अगर रास्ते में प्रिज्म नहीं आते तो हमारी लाइट रे इस तरह से सीधी चली जाती। और अब हम ये चाहते हैं कि मीन रे अभी भी इस पाथ के पैरेलल ही रहे। यहां से जब ये दूसरे प्रिज्म में जाएगी तो ये लाइट की रे ऐसे जाने की जगह इसके बेस की तरफ थोड़ा सा डिविएट होगी और फिर यहां से जब ये बाहर निकलेगी तो इस तरह से जाने की जगह ये थोड़ा सा बेस की तरफ डिविएट हो जाएगी। दिस इज रेड कलर एंड दिस इज वॉयलेट। इस डायग्राम में ये जो मीन रे अल्टीमेटली बाहर आ रही है वो ओरिजिनल पाथ के पैरेलल है। हम ये जानते हैं कि डिविएशन सफर्ड बाय आवर लाइट रे व्हेन पास थ्रू प्रिज्म इज गिवन बाय a into mu minus 1। इस प्रिज्म के लिए, फर्स्ट प्रिज्म के लिए जो कि क्राउन ग्लास मटेरियल से बना हुआ है, उसके लिए डिविएशन ऑफ क्राउन ग्लास मटेरियल इज a क्राउन into mu क्राउन minus 1। और सिमिलरली फ्लिंट ग्लास के लिए डिविएशन सफर्ड बाय फ्लिंट प्रिज्म AF म्यू फ्लिंट माइनस 1। हम ये चाहते हैं कि ओवरऑल डिविएशन बिल्कुल ना हो। फॉर कंडीशन ऑफ नो डिविएशन, टोटल डिविएशन दिस प्लस दिस शुड बी 0। डिविएशन सफर्ड बाय क्राउन ग्लास प्लस डिविएशन सफर्ड बाय फ्लिंट ग्लास शुड बी 0। नाउ इनकी वैल्यू पुट करते हैं। AC म्यू C माइनस 1 प्लस AF म्यू F माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0। नाउ
वी हैव 1, 2, 3 एंड 4 वेरिएबल्स। इन 4 वेरिएबल्स में से 3 वेरिएबल्स हम मेजर करते हैं, चौथे वेरिएबल को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हमारे को डिस्पर्शन मिलती है जिसमें डिविएशन नहीं होता। ये मेरा सब कहने का मीनिंग ये है। हम जहां पर प्रिज्म बनते हैं उस फैक्ट्री में मान लीजिए जाते हैं, वहां से हम पहले तो एक प्रिज्म लेते हैं क्राउन ग्लास मटेरियल का, और एक प्रिज्म हम लेना चाहते हैं फ्लिंट ग्लास प्रिज्म का। पहले हम क्राउन ग्लास वाले मटेरियल का प्रिज्म लेकर उसका एंगल कैलकुलेट करते हैं, एंगल फाइंड करते हैं। उसके बाद हमारे को दोनों मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस पता है, इन्हें इस इक्वेशन में पुट कर कर हमारे को पता लगता है कि अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है तो फ्लिंट ग्लास के बने हुए प्रिज्म का एंगल कितना होना चाहिए। अब उस एंगल वाले फ्लिंट ग्लास के प्रिज्म को लेकर अगर इसके साथ इकट्ठा ऐसे रख दिया जाए तो डिस्पर्शन तो होगी पर डेविएशन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रोमैटिक एबिरेशन। इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये देखें कि कॉन्वेक्स लेंस रेस को कन्वर्ज करता है और कनकेव लेंस डाइवर्ज करता है। ऐसा क्यों होता है? कॉन्वेक्स लेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से है, दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम इस लेंस के इस पार्ट को देखें तो ये पार्ट एक प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। अगर हम इस दूसरे पार्ट को देखें तो ये पार्ट भी एक प्रिज्म है। सिमिलरली हम इस पूरे लेंस को डिफरेंट टाइनी स्मॉल प्रिज्म्स से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। दिस कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रिज्म्स। हम ये भी जानते हैं जब किसी प्रिज्म में से लाइट पास होती है तो वो उसके बेस की तरफ मुड़ जाती है, डिविएट हो जाती है। अब मान लो इस कॉन्वेक्स लेंस में कुछ लाइट की रेज पैरेलल आ रही हैं एक दूसरे के। जब ये वाली लाइट रे इस प्रिज्म में से पास होगी तो ये बाहर निकलने पर इसके बेस की तरफ मुड़ जाएगी। सिमिलरली जब इसमें से लाइट पास होगी तो बाहर आने पर ये लाइट रे इसके बेस की तरफ, इस बेस की तरफ को डिविएट हो जाएगी। सिमिलरली ये लाइट रे इस प्रिज्म के, ये प्रिज्म कुछ इस तरह से है, इसके बेस की तरफ, ये बेस है, बेस की तरफ डिविएट हो जाएगी। ये लाइट रे इस प्रिज्म के बेस की तरफ डिविएट हो जाएगी। एज ए रिजल्ट हम पा रहे हैं कि ये सभी रेज एक दूसरे की तरफ मुड़ गई हैं, रेज कन्वर्ज कर रही हैं। सिमिलरली अगर हम एक कनकेव लेंस कंसीडर करें, इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रिज्म्स, टाइनी प्रिज्म्स। कुछ लाइट की रेज अगर एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं, जब ये इस कनकेव लेंस में से पास होंगी तो ये इस प्रिज्म के बेस की तरफ, अब की बार इस प्रिज्म का बेस ऊपर को है, ये इस प्रिज्म के बेस की तरफ मुड़ जाएगी। ये लाइट की रे इस प्रिज्म के बेस की तरफ मुड़ जाएगी। अल्टीमेटली लेंस से बाहर आने पर रेज एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। यही कारण है कि कनकेव लेंस डिस्पर्शन करता है, कनकेव लेंस रेज को डाइवर्ज करता है। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसको समझने के लिए हमने सारी बात स्टडी की। क्रोमैटिक एबिरेशन क्या होता है? अभी पिछले डायग्राम में हमने देखा जब लेंस में से लाइट रे पास होती है तो लेंस अपने नॉर्मल एक्शन को, जिसकी हम पूरी स्टडी करते हैं, उसके अलावा प्रिज्म जैसा एक्शन भी करता है, प्रिज्मेटिक एक्शन भी करता है। इट मींस लेंस में से जब लाइट रे बाहर निकलेगी, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कनकेव लेंस हो, वो लाइट रे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड हो चुकी होगी। किसी लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसे हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। किसी भी लेंस की फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है और लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी कलर्स के लिए सेम नहीं होता। इट मींस जब लेंस में से व्हाइट लाइट पास होगी, जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बन जाएंगे लेंस के प्रिज्मेटिक एक्शन के कारण से, तो उसके बाद उन सभी कलर्स के लिए फोकस एक नहीं होगा। सभी कलर्स एक ही पॉइंट पर, एक ही फोकस पर नहीं मिलेंगे। इट मींस सभी कलर्स अलग अलग फोकस पर मिलेंगे। तो जो हमारी इमेज बनेगी फाइनली, उस इमेज के आसपास कलर्ड फ्रिंजेस बनेंगी, इमेज बिल्कुल क्लियर नहीं बनेगी। लेंस की इस इनएबिलिटी को क्रोमैटिक एबिरेशन कहते हैं। द इनएबिलिटी ऑफ ए लेंस
टू कंसंट्रेट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट एट सेम फोकस इज कॉल्ड क्रोमेटिक एब्रेशन। और क्रोमेटिक एब्रेशन के कारण से इमेज के आसपास कलर्ड फ्रिंजेस बन जाती हैं। इस डिफेक्ट को दूर करने के कई रास्ते हैं, जिनमें से एक रास्ता यह है कि हम दो डिफरेंट लेंसेज को यूज करें, एक कॉन्वेक्स हो और एक कनकेव हो, इनको कॉम्बिनेशन में यूज करें। हाँ, इनको यूज करते टाइम ध्यान ये रखना है कि जितनी हमारी फोकल लेंथ रिक्वायर्ड है, इन दोनों की टोटल फोकल लेंथ उसके इक्वल होनी चाहिए। दूसरी बात, इन दोनों का मटेरियल बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। जिस तरह से हमने अभी डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन की कंडीशन प्रोड्यूस की, उसी तरह से डिफरेंट लेंसेज को कंबाइन कर कर भी एक कंडीशन प्रोड्यूस की जा सकती है, जिसमें लेंस अपना नॉर्मल एक्शन करे, जितनी फोकल लेंथ हमें रिक्वायर्ड है वो इस कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस हो, पर साथ ही साथ उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन ना हो। इसके अलावा एक दूसरा रास्ता है, दो एक जैसे लेंसेज को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखकर भी हम क्रोमेटिक एब्रेशन को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं रेलेस लॉ ऑफ स्कैटरिंग। रेलेस लॉ ऑफ स्कैटरिंग। जब लाइट किसी ऐसे मटेरियल में से पास होती है जिसके पार्टिकल्स का साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपैरेबल है, तो लाइट की जो स्कैटरिंग होती है रेले लॉ के अकॉर्डिंग वो वेवलेंथ के फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अकॉर्डिंग टू रेलेस लॉ, व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ मटेरियल whose particles size is comparable to the wavelength of light, then scattering of light is inversely proportional to fourth power of wavelength. It means scattering is inversely proportional to fourth power of wavelength. जिस कलर की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग उतनी ही कम होगी। मान लीजिए रेड कलर की वेवलेंथ वायलेट कलर की वेवलेंथ से नियरली 2 टाइम्स ज्यादा है, तो 2 to the power 4 दैट इज 16 टाइम्स, तो रेड कलर की स्कैटरिंग वायलेट कलर के कंपैरेटिवली 16 टाइम्स लेस होगी। अब इस प्रोसेस का, इस लॉ का इफेक्ट क्या पड़ता है? सबसे पहले तो हम देखते हैं स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, यहां ब्लू से मतलब है नियरली ब्लूइश, ब्लू से मिलता जुलता कलर क्यों होता है? कंसीडर दिस एज अर्थ एंड दिस इज एन ऑब्जर्वर। लाइट यहां सन से दोपहर के टाइम ऐसे सीधा हमारी तरफ आ रही है, ऑब्जर्वर की तरफ। रास्ते में एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स का साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपैरेबल है, इसलिए रेले लॉ ओबे होगा। और रेले लॉ के अकॉर्डिंग रेड कलर की स्कैटरिंग मिनिमम होगी और वायलेट कलर की स्कैटरिंग मैक्सिमम होगी। वायलेट मींस वायलेट और उसके आसपास जो कलर्स हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इनकी स्कैटरिंग मैक्सिमम होगी। जब ये लाइट यहां से ट्रेवल करेगी ऑब्जर्वर की तरफ जो कि अर्थ पर है, तो वायलेट और इंडिगो कलर और ब्लू कलर ये यहां पर काफी ज्यादा स्कैटर कर जाएंगे, बिखर जाएंगे। अब यहां मॉलिक्यूल से टकराकर यही कलर्स अल्टीमेटली ऑब्जर्वर की आई में पहुंचेंगे, इसलिए हमारे को स्काई का कलर इन कलर्स का मिक्सचर नजर आएगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू का मिक्सचर नजर आएगा और स्काई हमें ब्लू नजर आता है। अब इससे उल्टा एक क्वेश्चन बनता है, दिन में अगर हम स्काई में ऊपर की तरफ को आंख उठाकर देखें तो स्काई ब्लूइश सा नजर आता है। हाँ, अगर शाम के टाइम को देखें तो आसमान का कलर लाल या लालिमा वाला हो जाता है, रेडिश हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज अवर एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। दिन के टाइम लाइट यहां से ऐसे आ रही थी, शाम के टाइम इस ऑब्जर्वर तक पहुंचने के लिए लाइट इस डायरेक्शन से आएगी। वही काम होगा जो पहले हो रहा था। इस लाइट का वायलेट, इंडिगो, ब्लू कलर्स, ये कलर्स ज्यादा स्कैटर हो जाएंगे और स्कैटर होकर ये कलर्स इस पॉइंट के नीचे जो लोकल ऑब्जर्वर है उसकी आई तक पहुंचेंगे। उसे तो ऊपर देखने पर स्काई का कलर ब्लूइश सा नजर आएगा। इस ऑब्जर्वर तक कौन सा कलर पहुंचेगा? जिसकी स्कैटरिंग सबसे कम हुई है, और सबसे कम स्कैटरिंग होती है रेड कलर की और रेड के पास वाले कलर्स की, जैसे कि ऑरेंज कलर की। इसलिए शाम के टाइम ऑब्जर्वर के पास जिस कलर की स्कैटरिंग मैक्सिमम होती है वो कलर मिनिमम पहुंचता है, क्योंकि वो कलर तो लोकल ऑब्जर्वर तक पहुंच जाता है और इस ऑब्जर्वर तक
उन कलर्स का मैक्सिमम अमाउंट पहुंचता है जिनकी स्कैटरिंग मिनिमम हो रही है, जैसे कि रेड कलर, ऑरेंज कलर, और उनका मिक्सचर हमें स्काई में नजर आता है। इसलिए शाम के टाइम पर स्काई हमें रेडिश सा दिखता है। तो रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग के बेस पर हमने अभी तो दो बातों को स्टडी किया। एक ये कि स्काई का दिन के टाइम अगर हम ऊपर को सिर उठाकर देखें तो कलर ब्लूइश सा क्यों नजर आता है, और शाम के टाइम रेडिश क्यों नजर आता है। अब एक तीसरा क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है कि डेंजर सिग्नल में, खतरे के सिग्नल में लाल कलर को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए यहां अलग अलग कलर्स के सिग्नल्स हैं, रेड है, ऑरेंज है और अल्टीमेटली वॉयलेट या ब्लू भी हैं। जब ये सभी कलर्स आगे को बढ़ेंगे, इन सभी की लाइट आगे जाएगी, तो ये लाइट एटमॉस्फेयर में से पास होगी। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड अकॉर्डिंग टू रेलेज लॉ रेड कलर विल बी स्कैटर्ड इन मिनिमम अमाउंट एंड वायलेट कलर विल बी स्कैटर्ड इन मैक्सिमम अमाउंट। तो जितने भी हमारी आई कलर्स देख सकती है उनमें से रेड कलर का बिखराव सबसे कम होगा, बाकी कलर्स धीरे धीरे रास्ते में बिखरते चले जाएंगे और रेड कलर बहुत ही कम बिखरेगा। अल्टीमेटली ऑब्जर्वर की आई में रेड कलर मैक्सिमम अमाउंट में पहुंचेगा। हम इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि अगर सभी कलर्स के सिग्नल एक ही डिस्टेंस पर हमारी आई से रख दिए जाएं तो रेड कलर हमारी आई में मैक्सिमम अमाउंट में पहुंचेगा। हम इस बात को यूं भी समझ सकते हैं कि अगर डिफरेंट कलर से हम दूर जाना शुरू कर दें तो धीरे धीरे मैक्सिमम स्कैटरिंग होने के कारण से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू कलर्स हमें सबसे पहले दिखने बंद हो जाएंगे। उसके बाद ऑरेंज कलर भी दिखना बंद हो जाएगा और रेड कलर सबसे एंड तक मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस तक हमें नजर आता रहेगा। इन कारणों से डेंजर सिग्नल में रेड कलर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि क्लाउड्स का कलर व्हाइट क्यों होता है। दिस इज अ क्लाउड और ऊपर से सन की लाइट इसके ऊपर गिर रही है और इसमें से पास होकर नीचे अर्थ पर ऑब्जर्वर तक पहुंचती है। क्लाउड्स किससे मिलकर बने होते हैं? वो फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर से मिलकर बनते हैं और साथ ही साथ उनमें कुछ डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स भी होते हैं। इन सभी चीजों का साइज, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एंड डस्ट पार्टिकल्स एटसेट्रा, इनका साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल नहीं होता। रेले लॉ तब ओबे होता है जब द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, और जब रेले लॉ ओबे होता है तो डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट स्कैटरिंग होती है। रेड कलर की मिनिमम होती है, वायलेट कलर की मैक्सिमम होती है। एज द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ क्लाउड इज not comparable to the wavelength of light, hence Rayleigh's law will not be obeyed in this case। तो रेले लॉ ओबे नहीं होगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि उल्टा हो जाएगा और वायलेट कलर कम स्कैटर होगा और रेड कलर मैक्सिमम होगा। नहीं, इसका मतलब यह है कि डिफरेंट कलर्स स्कैटर होते टाइम रेले लॉ को ओबे नहीं कर रहे। इट मींस सभी कलर्स की स्कैटरिंग नियरली इक्वल होगी। अब यहां पर जब लाइट की स्कैटरिंग होगी क्लाउड में तो सभी कलर्स बराबर बराबर स्कैटर करेंगे, बराबर बराबर बिखरेंगे, तो नीचे ऑब्जर्वर तक भी सभी के सभी कलर्स इक्वल अमाउंट में आएंगे। ऑब्जर्वर की आई में जब सातों के सातों कलर्स या सभी पॉसिबल कलर्स पहुंचेंगे तो उसे क्लाउड का कलर क्लियरली व्हाइट ही नजर आएगा। अब यहां से एक क्वेश्चन अपने आप बन जाता है कि कभी कभी क्लाउड्स का कलर ब्लैक क्यों हो जाता है या ब्लैकिश सा क्यों हो जाता है, बहुत ज्यादा डार्क क्यों हो जाते हैं वो। अगर तो क्लाउड कम डेंस होगा तब तो ये होगा जो मैंने आपको अभी बताया, पर अगर क्लाउड बहुत ही ज्यादा डेंस है, इट इज हाईली वेपर लेडन क्लाउड, उस केस में जब लाइट यहां पहुंचेगी तो जैसा पहले बताया सभी कलर्स की बराबर स्कैटरिंग होगी, पर ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन दिस क्लाउड ये ज्यादातर लाइट जो स्कैटर हो रही है ये यहां एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और इस क्लाउड के नीचे जो ऑब्जर्वर है वहां तक कोई भी लाइट, कोई भी कलर नहीं पहुंच पाएगा। तो ये बात अपने आप ही क्लियर हो जाती है कि ऐसे केस में हमें क्लाउड का कलर ब्लैक नजर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। स्काई में इंद्रधनुष कैसे बनता है। पहले तो हम सब ने ये कॉमन लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि रेनबो तब बनता है जब बरसात के बाद, रेनफॉल होने के इमीडिएटली बाद आकाश में किसी एक पर्टिकुलर साइड पर सन अपीयर हो जाता है। क्या होता होगा ऐसे केस में? हैवी रेन के बाद एटमॉस्फेयर में रेन की कुछ ड्रॉपलेट्स अभी भी सस्पेंड हुई होती हैं, लटकी हुई होती हैं। दूसरी बात, ये ड्रॉपलेट्स होनी तो स्फेरिकल चाहिए, बट ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर ना रहकर
थोड़ी सी कुछ इस तरह से इनकी शेप हो जाती है। ये जो पोर्शन है ये एक प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है। इट मींस अगर इन ड्रॉप्स में से लाइट पास हुई तो लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए रेनफॉल होने के बाद सन यहां पर है और स्काई में ये कुछ ड्रॉपलेट्स सस्पेंड हुई हैं। सन से लाइट की एक रे ऐसे जाती है, इस ड्रॉपलेट पर स्ट्राइक करती है। इसके बाद जब ये इस ड्रॉपलेट में एंटर करेगी तो ड्यू टू प्रिज्मेटिक इफेक्ट ये 7 कलर्स में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। पर अगर ये लाइट की रे ऐसे आगे पार चली गई तो अगर कोई इधर ऑब्जर्वर है उसको ये लाइट नजर नहीं आएगी। पर होगा क्या, यहां पर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है, इसलिए लाइट रे थोड़ा सा डिविएट हो जाती है नॉर्मल की तरफ। ये लाइट रे ऐसे चली गई। अब लाइट रे जब यहां से बाहर निकलेगी तो ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी। बट यहां पर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज्यादा हो गया और हम इसी चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसे केस में लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये लाइट की रे ऐसे आ जाएगी। अब जब ये लाइट की रे यहां से बाहर निकलेगी तो ये सीधा ना जाकर थोड़ा सा नॉर्मल से अवे हो जाएगी। यहां पर नॉर्मल इस तरह से है तो ऐसे जाने के लिए थोड़ा सा इधर हो जाएगी और अल्टीमेटली ये लाइट रे ऑब्जर्वर की आई में पहुंचेगी। तो एक कंडीशन अपने आप इस डायग्राम से हमें समझ में आ जाती है कि रेनबो तब बनता है व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर 1, आफ्टर हैवी रेनफॉल sun appears in the sky, and number 2, sun is on the back of the observer, जो कंडीशन इस डायग्राम से हमें नजर आती है। सन की रेज ड्रॉपलेट्स पर स्ट्राइक करेंगी, they will suffer refraction at this point, then they will suffer total internal reflection, and then after coming out the ray will reach the eye of the observer। तो स्काई में 7 कलर्स नजर आएंगे और इसी को हम रेनबो कहते हैं। अब सन को ऑब्जर्वर की आई के साथ मिलाने वाली जो लाइन है, इसके साथ ये डिफरेंट कलर्स कुछ पर्टिकुलर एंगल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एंगल 40 डिग्री होता है और ये एंगल 42 डिग्री होता है। आमतौर पर हम स्काई में एक ही रेनबो देखते हैं, पर कभी कभी कुछ रेयर केसेस में हमें एक की जगह 2 रेनबो नजर आते हैं। पहले हमें एक रेनबो नीचे नजर आता है, ये शार्प होता है और इसके ऊपर एक रेनबो और दिखता है, ये कम शार्प होता है या थोड़ा डल होता है। पहले वाले रेनबो को, नीचे वाले रेनबो को जो आमतौर पर हमें दिखता है, इसे हम प्राइमरी रेनबो कहते हैं। प्राइमरी रेनबो में कलर्स का सीक्वेंस वही होता है जो कि एक नॉर्मल प्रिज्म में होता है, वायलेट कलर नीचे और रेड कलर ऊपर। जबकि दूसरा रेनबो जो थोड़ा फेंट होता है उसको हम सेकेंडरी रेनबो कहते हैं और सेकेंडरी रेनबो में कलर्स का सीक्वेंस उल्टा हो जाता है, उसमें रेड कलर नीचे होता है और वायलेट कलर ऊपर होता है। अब क्वेश्चन बनता है कि ये सेकेंडरी रेनबो कैसे बनता होगा। यहीं स्काई में ऐसा भी हो सकता है लाइट रे यहां पर ड्रॉपलेट में एंटर करने के बाद पहले तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, इस पॉइंट पर बाहर जाने की जगह इसने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर किया। उसके बाद यहां पर फिर से एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने के कारण से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर किया और अल्टीमेटली ए रे ऐसे बाहर आ गई। अगर ऐसा होगा तो हम ये चीज नोटिस करें कि क्योंकि रे नीचे से जाकर ऐसे ऊपर से निकल रही है, तो आप इसको ध्यान से देखें, जब ये रे ऐसे जाकर वापस मुड़ेगी तो जो रे नीचे थी वो रे ऊपर हो जाएगी और जो रे ऊपर थी वो रे नीचे हो जाएगी। यहां पर फॉर एग्जांपल ये पेन ऊपर है, ये नीचे है, तो जब ये यहां से रे मुड़कर आएगी और ऐसे वापस जाएगी तो नीचे वाली रे ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली रे नीचे हो जाएगी और कलर्स का सीक्वेंस बदल जाएगा। तो प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में डिफरेंस ये है, प्राइमरी रेनबो नीचे होता है, नॉर्मली नजर आता है, सेकेंडरी रेनबो कभी कभी नजर आता है। प्राइमरी रेनबो शार्प होता है और सेकेंडरी रेनबो फेंट होता है। प्राइमरी रेनबो में कलर्स का सीक्वेंस नॉर्मल प्रिज्म की तरह होता है, वायलेट नीचे और रेड ऊपर, जबकि सेकेंडरी रेनबो में रेड कलर नीचे होता है और वायलेट ऊपर होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस और है
प्राइमरी रेनबो में हम देखें तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर रे ने रिफ्रैक्शन सफर किया है और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन एंड 1 टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जबकि सेकेंडरी रेनबो जब बनेगा तो इन 2 पॉइंट्स पर रिफ्रैक्शन होगी, देयर आर 2 रिफ्रैक्शंस, और इन 2 जगहों पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, रे सफर्स 2 टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेकेंडरी रेनबो के एंगल्स भी हमारे को याद करने हैं, 51 एंड 53 डिग्रीज। बेटर रहेगा आप एग्जैक्ट वैल्यूज को एनसीईआरटी से ही चेक कीजिए, और डायग्राम भी इसका प्रॉपर डायग्राम अगर दोनों का बनाना है तो एनसीईआरटी से उसको कॉपी कीजिए और अपने हाथ से कई बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आज की क्लास में पहले हमने देखा डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन कैसे पॉसिबल है, 2 डिफरेंट मटेरियल्स के प्रिज्म को कॉम्बिनेशन में यूज कर। फिर हमने देखा लेंस में क्रोमेटिक एबिरेशन क्या होती है और क्रोमेटिक एबिरेशन को दूर कैसे किया जाता है, और अल्टीमेटली हमने पढ़ा रेले लॉ क्या होता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। कॉमन लाइफ में हम कुछ फिनोमिना जो ऑब्जर्व करते हैं उनकी हमने इसके बेस पर एक्सप्लेनेशन पढ़ी, और अल्टीमेटली हमने देखा रेनबो कैसे बनता है। अब इस चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम्स हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी डेरिवेशंस होती हैं, इस चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम्स हैं और डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको कभी मेरे किसी डायग्राम में कुछ कंफ्यूजन हो या आप किसी और बुक से एक डायग्राम देखें और दूसरी बुक से देखें तो दोनों डायग्राम्स में कोई फर्क हो, तो आप हमेशा इसके बात को ध्यान रखना कि एनसीईआरटी इज द अल्टीमेट अथॉरिटी इन दिस टॉपिक, इन एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक में अगर आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो जो रिजल्ट एनसीईआरटी में लिखा होगा वो अल्टीमेटली वही माना जाएगा। तो आप लोग ऐसे केस में एनसीईआरटी को कंसल्ट करें, और हाँ, इन सभी डायग्राम्स की खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। ऐसा ना हो कि एग्जाम में आप जिस दिन जाएं वहीं पर पहली बार डायग्राम बना रहे हो और उसको 2 बार काटना पड़े और फिर भी ठीक ना बने और अल्टीमेटली काफी सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाए। तो इससे बचने के लिए डायग्राम्स की खूब सारी आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।